देख लेता हूँ, अगर होगा तो आपको दिखाई देता हूँ मैं। शायद मैंने रात को डिलीट कर दिया था। डिलीट कर दिया है मैंने। 1 मिनट में। इसमें मिल जाएगा अपन को। आपको दिख रहा होगा एक्सेल, दिख रहा है सबको एक्सेल? यस सर। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इस डायमीटर का यूज करके एरिया निकालेंगे। यहाँ पे अपन ऐड करेंगे। इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे अपन एरिया निकालेंगे, एरिया। फिर उसके बाद अपन ऐसे ही कॉलम ऐड करेंगे स्ट्रेस। ठीक है, एरिया तो सबका कॉमन होगा, 20 π/4 इंटू डी स्क्वायर करेंगे तो आपको एरिया में 314 के आसपास कुछ मिलेगा। मान लीजिए 314 मिला है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा, तो सभी जगह 314 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपको इक्वल टू लोड अपॉन एरिया आपका होता है क्या, ये आपका स्ट्रेस आ जाएगा। अब इसको फिर से ड्रैग कर देंगे तो सबका आपका स्ट्रेस आ जाएगा। ये स्ट्रेस वैल्यू, सॉरी, ये पहले तो इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको, तो इधर डायरेक्टली ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, तो इसको अपन एक और इंसर्ट करेंगे तो स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल टू इंटू करेंगे 1000 का इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में हो गया। अब ये डायल गेज रीडिंग है तो ये डिविजन्स में है, तो इसको पहले तो mm में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट कितना है बेटा, इसका 0.1 था, है ना, लीस्ट काउंट था 0.1। तो 0 इंटू इसको अपन क्या करेंगे, इक्वल टू ये वाली सेल 0.01 था सर। 0.01 था, 0.01 इक्वल कर देंगे तो सारे, फिर से इसको ड्रैग कर दिया तो सबका आपका ये क्या आ जाएगा, आपका ये क्या आ गया, ये आ गया आपका चेंज इन लेंथ, जिसको अपन एलोंगेशन कहते हैं, एलोंगेशन। ठीक है, ये एलोंगेशन हो गया। एलोंगेशन के बाद अपन को क्या चाहिए होता है, डेल एल अपॉन एल। एल कितना है, 200। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे अपन, स्ट्रेन, स्ट्रेन निकालेंगे। स्ट्रेन, स्ट्रेन निकाला, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होता है, डेल एल अपॉन एल। ये है आपका डेल एल और एल की वैल्यू है 200, तो इक्वल टू ये अपॉन 200। 200 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा स्ट्रेन। ठीक है, ये आपको स्ट्रेन मिल गया। स्ट्रेन मिल जाएगा तो आपको क्या करना होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, आया समझ में? तो आप जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, वैसे मेरे ख्याल से आसानी आपको ज्यादा इसमें रहेगी, तो मैं आपको वैसे एक्चुअल प्रोसेस जो होती है वो मैंने बता दी, वो अपन एक्सेल में ये बना सकते हैं इसको, इसका यूज करके। पर आप जो ग्राफ पेपर में बनाएंगे लोड, और आप डायल गेज रीडिंग के हिसाब से भी बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या है कि आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, आप इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये इंटरवल लेंगे तो आपका ग्राफ आसानी से प्लॉट हो जाएगा। और यहाँ पे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20। ठीक है, वाई एक्सिस पे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, आप ऐसे करके आप मार्जिन लेके ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे।
ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के बाद आपको क्या करना होगा, 405 को 405 आपका टोटल आपका डिविजन्स है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 0.2% करना होगा। जो रूल है, जो मैंने आपको कल बताया था रूल, एक्चुअली में ट्रू स्ट्रेस वैसे ही निकलेगा, ट्रू से वैसे ही निकलेगा। तो 405 का जब जैसे ही अपन करते हैं कितना 0.2%, तो हमें मिलेगा 0.8। तो 0.8 आप अपने ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे, पॉइंट करेंगे, फिर वहां से और जो लाइन आपकी बनी है, जो ग्राफ पेपर में जो आपकी शुरू में जो लाइन बनेगी, वो आपकी लाइन कौन सी होगी, लीनियर होगी। फिर धीरे धीरे वो कर्वेचर बनती है। तो उस लाइन का के पैरेलल आपको क्या है, रोलर स्केल का यूज करना है। उस लाइन के पैरेलल आपको क्या लेके जाना है, तो उस पॉइंट पे 0.8 वाला जो पॉइंट है, वहां से आपको एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बनानी होगी उस लाइन के पैरेलल। तो आपको उस ग्राफ पे एक पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट आपका कौन सा होगा, ट्रू लोड वाला पॉइंट होगा। ठीक है, उस पॉइंट से होते हुए आपको क्या 3 मॉड्यूलस निकालने हैं। एक तो स्केलेंट मॉड्यूलस था, क्या नाम था उसका, सीकेंट सेकंड सीकेंट मॉड्यूलस था। दूसरा आपका क्या था, टेंजेंट। तो टेंजेंट। पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट बना के स्लोप निकालेंगे। एंगल निकालना आता है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल के साथ आप डी का यूज करके डायरेक्टली एंगल निकाल सकते हैं। टेंजेंट जब बनाएंगे ना, तो वहां पे आपको वैल्यूज नहीं मिलेंगी। ठीक है, वहां पे आपको वैल्यूज नहीं मिल समझ में आएंगी। जैसे वो उसमें समझ में आया था ना, अपन को स्ट्रेट लाइन थी, तो 2 पॉइंट को ले रहे थे, 2 पॉइंट को नीचे एक्स एक्सिस पे ले रहे थे, 2 पॉइंट वाई एक्सिस पे ले रहे थे, तो वाई अपॉन एक्स कर रहे थे, तो स्लोप निकल रहा था। पर जब टेंजेंट बनाओगे उस पॉइंट पे, तो आपको 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे वो। तो उसके लिए जब टेंजेंट बनाओगे, तो आपको क्या करना होगा, उसमें आपको डी का यूज करके एंगल निकालना होगा। तो एंगल निकालेंगे तो आपको ग्राफ से तो कर सकते हैं ना, है? ग्राफ में तो सर 2 पॉइंट ले सकते हैं ना सर, ग्राफ से तो ग्राफ अपन में 2 देख पॉइंट, सकते हैं कि इस पॉइंट के सुनो मेरी कॉरस्पॉन्डिंग पूरी बात सुनो, वो की डिफाइन, क्या है। पूरी बात पहले सुनो। तो तुम्हारी आवाज भी कट रही है एक्चुअली। मैंने कल पूरा सब कुछ करके देखा था, मैं पूरा कल घर पे बैठ के यही काम कर रहा था। मेरे को जो बेस्ट सॉल्यूशन दिखा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके लिए ही आसान है, एंगल नापना कितना आसान है। हॉरिजॉन्टल लाइन से जो वो लाइन आपकी बन रही है, वो एंगल निकलेगा, आपके लिए आसान है। जो आसान चीज है वही बता रहा हूँ ना। तो स्लोप आपका टेंजेंट का मिल जाएगा, और जो लाइन आपने बनाई है, पैरेलल लाइन बनाई है, तो वो पैरेलल लाइन जो बनाई है उसका भी एंगल आप नाप सकते हैं, वो भी स्लोप हो गया। 2 स्लोप हो गए, एक तो स्लोप 1 मिल गया, स्लोप 3 मिल गया। सॉरी, स्लोप 1 आपको 0 पॉइंट से लेके, और जो पॉइंट आपको मिला 0 वैल्यू से, उस पॉइंट को लाइन बनाएंगे, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा एंगल नाप के, आपको मिल जाएगा। दूसरा आपको जो पैरेलल लाइन बनाई है उससे भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तीनों आपको स्लोप मिल गए एंगल को मेजर करके। डी का यूज करके भी कर सकते हो, अगर आपको 2 पॉइंट सिलेक्ट करके करना है तो वो भी आप कर सकते हो, जो इसके लिए आप फ्री हैं। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसा करें। ठीक है, मेरे को जो अच्छा, जो मेरे को लगा, मैं जो आसान लगा, वो चीज मैं आपको बताई मैंने। उसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज आपको करके मेरे को सबमिट करना है गूगल क्लासरूम में। डेटा जब भी आपको शेयर करूंगा, उसके बाद आप लोगों को डेट दे दूंगा, उस डेट को सबमिट करना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ओरिजिन सॉफ्टवेयर पे मैं उसकी कुछ एनालिसिस कर लूंगा, मैं ग्राफ प्लॉट करके एनालिसिस करूंगा और सबको मैं शेयर कर लूंगा। तो वो उसको अपने रिपोर्ट फाइल में उसको अटैच कर देना आप लोग। ठीक है, आया समझ में? सर जैसे एक्सेल में तो सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए बनाना है ना इसमें? किसमें? सर स्ट्रेस ये और वाला ग्राफ हम एक्सेल, अभी हाँ जो आप इसमें बनाओगे ना, तो देखो पॉइंट में आपको आंसर है, तो आपको तकलीफ होगी ग्राफ पेपर में प्लॉट करने में। ठीक है, हाँ ग्राफ तो तो एक एक्सेल में बनना है, तो बनाना आप लोड और एरिया का बनाना, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। ठीक है, ये भी, इसका भी एक्सपोर्ट कर लेना, इसको ऐसे एक्सपोर्ट करते हैं और पीडीएफ फाइल में बना के इसको भी सबमिट कर लेना। तो ये आपका ये रह जाएगा, अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाला है। ठीक है, उसके बाद आप ग्राफ पेपर का प्लॉट कर, ग्राफ पेपर लोगे ना, तो लोड और डायल गेज का उसमें बनाना तो आपके लिए आसान रहेगा। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे 0 से 5, 5 से 10 आप वैल्यू ले सकते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यू है, जो भी आपकी डायल गेज की वैल्यू है, वो वैल्यू ले सकते हैं। 5 पे 14 है, तो मार्जिन आप बना सकते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस पे 0 से 5, 5 से 10, और यहाँ पे मार्जिन बना सकते हैं 0 से 2, 10, 10 से 20, 20 से 30। ऐसे आप मार्जिन बना के आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो आपके लिए ही आसान रहेगा ये चीज।
अब आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ग्राफ प्लॉट करना यहाँ पे अपन को सिखाना नहीं है ना। तो बस मेरे को ये चीज सिखानी थी कि आप लोगों को मॉड्यूलस कैसे निकालना है, ठीक है। मॉड्यूल, अब भाई लोड आ गया, जैसे ही आपने पैरेलल लाइन बना लोगे 0.2% आगे बढ़ेंगे, 0.8 पे पॉइंट रख के आप रोलर स्केल से पैरेलल लाइन बनाएंगे तो आपको वो कर्वेचर में वो पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट से होते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, वाई एक्सिस पे कट करेगा, तो वो जो पॉइंट आपका होगा वो कौन सा होगा, ट्रू लोड होगा। तो वो ट्रू लोड मिल गया। और जो आपका जो फ्रैक्चर पॉइंट है वहां से होते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो आपको फ्रैक्चर पॉइंट भी मिल जाएगा। तो दोनों पॉइंट का यूज करके आप क्या क्या निकाल सकते हो, एक तो ट्रू स्ट्रेस निकाल सकते हो, दूसरा आप क्या निकाल सकते हो, उसका ट्रू स्ट्रेस निकालने के बाद उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट है उसका यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, यील्ड पॉइंट निकाल सकते हो, यील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, ये दो आ गए। तीसरा, उसके बाद आपको 3 मॉड्यूलस निकालने हैं, उसके लिए आपको स्लोप बनाने पड़ेंगे। स्लोप आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में, और दोनों को tan थीटा करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, आप डी का भी यूज कर सकते हो। एक्स एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग आपकी वो जो लाइन आई है वो डी में डायरेक्टली एंगल आ जाएगा, वो भी आपका स्लोप हो जाएगा। तो आपको दोनों में से जो करना है वो आप कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो अब क्लास स्टार्ट करें, ज्यादा सही रहेगा। अब इसको, और दूसरी बात जो है, एनालिसिस ओरिजिन सॉफ्टवेयर पे ज्यादा अच्छा है। अगर वो बहुत अच्छे से अगर मैंने कर लिया, उसको ग्राफ प्लॉट करके बना लिया मैंने, तो उसकी एनालिसिस करके आप लोगों को मैं शेयर कर लूंगा। सभी लोग अपनी रिपोर्ट फाइल में डाल देना उसको, ठीक है। चलिए, जी सर। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है फेज डायग्राम, ठीक है। फेज डायग्राम, ठीक है। तो टॉपिक है फेज डायग्राम। किसी को कुछ पता है थोड़ा सा फेज डायग्राम के बारे में तो बता सकता है, डिस्क्राइब जो कर सकता है थोड़ा सा वो करे, कोशिश कर सकता है, कोई भी हो। किसी को नहीं पता? चलिए अपन पढ़ते हैं। फेज डायग्राम क्या होता है कि जब भी अपन किसी भी मटेरियल की बात करते हैं, मटेरियल आपका सॉलिड स्टेट, किसमें, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपका जो मटेरियल है, वैसे तो फेज सबको पता है क्या होता है, 3 तरह के फेज होते हैं। एक तो आपका सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा आपका गैसियस जिसको अपन वेपर भी कहते हैं। अगर आपका उसमें वेपर कब होता है, जब उसमें आपका वाटर का कभी मतलब उसमें जब अपन ड्राइनेक्स फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, जो आप लोग आगे चल के शायद प्योर सब्सटेंस आपका सब्जेक्ट आएगा, टॉपिक आएगा थर्मोडायनेमिक्स में, तो उसमें आप वेपर और गैस के बीच में डिफरेंस भी समझ पाएंगे, ठीक है। अभी उसको डिफरेंस नहीं बता रहे हैं अपन, उसको 3 फेजेस मान रहे हैं, एक तो सॉलिड, लिक्विड और तीसरा गैस। 3 फेज होते हैं। अभी जो यहाँ पे जो फेज डायग्राम की बात करेंगे, हम सॉलिड फेज में बात करेंगे और लिक्विड फेज में बात करेंगे, ठीक है। गैसियस फेज में अपन बात नहीं करेंगे। तो जो फेज जो होते हैं, जो अलग अलग फेजेस आते हैं, जैसे कि अपन को बात करें कि हमें एलॉय बनाना है मटेरियल का, तो मटेरियल का एलॉय कैसे बनाते हैं हम? पहले तो जैसे मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम और कॉपर का एलॉय बनाना है मेरे को, ठीक है। एल्यूमिनियम, जो प्योर एल्यूमिनियम है, उसको अपन को पहले तो मेल्ट करना पड़ेगा और कॉपर को भी मेल्ट करना पड़ेगा। फिर हमें प्रोपोर्शन बनाना पड़ेगा, कितना परसेंटेज बनाना है। मान लीजिए 90%, टोटल मेरे को 500 ग्राम का 100 ग्राम का मान लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 100 ग्राम का मेरे को मटेरियल बनाना है, उसमें 90% आपका जो एल्यूमिनियम होना चाहिए, 10% कॉपर होना चाहिए। तो 90 ग्राम कितना हो गया आपका एल्यूमिनियम, और 10 ग्राम क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो लिक्विड बनाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम का लिक्विड बनाना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, और कॉपर को मेल्ट करना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम का 90 ग्राम लेंगे और 10 ग्राम किसका लेंगे अपन, कॉपर का लेंगे। फिर दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपका वो क्या हो जाए, लिक्विड फॉर्म में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद उसको अपन क्या करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं। तो इसमें कितने फेजेस चेंज हुए आप खुद सोचिए। पहला फेज जो चेंज हुआ है, जो आपके लिए बहुत आसान है बताना, पहला तो लिक्विड से सॉलिड फेज आ गया वो, ठीक है। ये एक फेज हो गया, पहले लिक्विड में था फिर सॉलिड में आया। एक सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड।
सॉलिड टू लिक्विड, फिर लिक्विड टू सॉलिड, ये हुआ ना। हाँ पहले भैया सॉलिड था, फिर उसको हमने मेल्ट किया, फिर मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अपन ने फिर से इसको सॉलिड फॉर्म में लेके आया। तो 3 स्टेज ये हो गई आपकी। अब एक स्टेज जो है इसमें छिपी हुई वो है आपकी क्या है कि फेज आपका एक ऐसा भी फेज होता है कि अलग अलग कंपोजिशन वाले जो फेजेस होते हैं, जैसे कि बात करें कि एक सॉलिड में नंबर ऑफ फेजेस हो सकते हैं। क्या क्या वो फेज का नाम क्या है? वो ये है कि हमने एल्यूमिनियम और कॉपर का को मिक्स किया है। तो एल्यूमिनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज अलग है और कॉपर की आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज अलग है। जब ये दोनों जब मिलते हैं तो एक इंटरमीडिएट फेज बनाते हैं, उसको उसी की ही अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। और वो कहाँ पता चलता है हमें? वो हमें पता चलता है माइक्रोस्ट्रक्चर में। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, माइक्रोस्ट्रक्चर का कुछ ऐसा आपको दिखेगा, वो भी मैं बना के दिखा रहा हूँ। कैसे पता उनको फेस? देखिए, अगर आप प्योर एल्यूमिनियम की बात करेंगे, प्योर एल्यूमिनियम होगा तो उसका कुछ माइक्रोस्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये पूरा आपका क्या है? एल्यूमिनियम है। ठीक है, अगर उसमें कॉपर को ऐड करोगे तो ज्यादा परसेंटेज एल्यूमिनियम का दिखेगा, 90% ज्यादा आपको ये मिलेगा, और कुछ परसेंटेज आपको कॉपर का मिलेगा। तो आपको अगर आप अलॉय का अगर आप माइक्रोस्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा टाइप का मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे पट्टी बन जाए ऐसे। इसमें कुछ कलर चेंज, इसको मैं इसको ऐसा करके कर लेता हूँ। ये आपका स्ट्रक्चर आपको वैसा ही दिख रहा है, बस ये जो लाइन है तो ये दोनों ये अब डार्क हो गई। तो इसमें जो पूरा ये जो ग्रेन बाउंड्री सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ये सब हर जगह एल्यूमिनियम है। अब यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? एल्यूमिनियम। और ये जो है आपका ये क्या होगा? कॉपर। ठीक है, तो हमें जो फेज दिखेगा, पहले फेज अपने को क्या दिखेगा? ये। अब जब लिक्विड को मतलब दोनों को मिक्स करके जब अपन उसको सॉलिड फेज में लेके आते हैं, सॉलिड फेज में लेके आते हैं, तो अपन को डायरेक्ट पूरा एक मटेरियल दिखता है, उसमें डिफरेंस नहीं देख पाते हैं। जैसे ही उसका माइक्रोस्ट्रक्चर देखते हैं और दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो एक फेज नया बना हुआ दिखाई देता है। एक नया फेज बना हुआ दिखाई देता है जो आपका कॉपर और एल्यूमिनियम का दोनों का मिक्सचर फेज होता है। तो ये आपका फेज चेंज हो गया। इसको भी अपन क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। जो सॉलिड में नंबर ऑफ फेजेस होते हैं, एक सॉलिड में नंबर ऑफ फेजेस होते हैं, जब दो मटेरियल या दो से अधिक मटेरियल को मिलाया जाता है तो नंबर ऑफ फेजेस अपन को मिलती हैं एक माइक्रोस्ट्रक्चर में। तो जो इसके बारे में आपको नहीं पता था, आपको फेज अभी तक ये था, क्या पता था? सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फेज पता था। पर सॉलिड में जब अपन किसी भी मटेरियल को मटेरियल को कंबाइन करते हैं, जैसे कि अलॉय बनाते हैं या फिर कंपोजिट बनाते हैं, तो हमें माइक्रोस्ट्रक्चर में नंबर ऑफ फेजेस देखने को मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन से कंपोनेंट आपके ऐड हुए हैं। अगर 3 कंपोनेंट होंगे, मान लीजिए कि एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रोमियम का अलॉय बनाया, तो हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको कुछ यहाँ पे ऐसा टाइप का डॉट्स दिखने लगे, ऐसे टाइप के डॉट्स दिखने लगेंगे। तो ये तीसरा वाला जो फेज होगा वो क्या होगा? आपका क्रोमियम होगा, Cr। आया समझ में? तो ऐसे अलग अलग आपको देखते हैं। आपको एनालिसिस कैसे करनी होती है? हमें सबसे पहले प्योर एल्यूमिनियम का माइक्रोस्ट्रक्चर लेना होता है। फिर अपन ने क्या किया? एल्यूमिनियम और कॉपर अलॉय बनाया, उसका माइक्रोस्ट्रक्चर लिए। फिर तीसरा अपन ने जो कॉम्बिनेशन बनाया वो क्या? एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रोमियम का बनाया। ये तीन माइक्रोस्ट्रक्चर आपके हाथ में है और 3 सैंपल आपके हाथ में है। उन सैंपल का यूज करके पहले एल्यूमिनियम का यूज करेंगे, उसमें यूटीएम में टेस्ट कर लीजिए, इसको स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। फिर एल्यूमिनियम कॉपर की आप स्ट्रेंथ चेक कीजिए यूटीएम पे, आपको ये मिल जाएगा। और तीसरा आपको क्या मिल जाएगा? एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रोमियम का आपको मिल जाएगा स्ट्रेंथ, यूटीएम में टेस्ट करेंगे। तो आपके पास 3 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तीन सैंपल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होंगी, और तीनों सैंपल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने के लिए आपके पास क्या होगा? माइक्रोस्ट्रक्चर होगा।
आया समझ में? तो ये माइक्रोस्ट्रक्चर आपको ये नंबर ऑफ फेजेस बताता है कि इस मटेरियल में कितने फेजेस हैं, ठीक है। तो इन फेज की इसी डायग्राम को अपन क्या बोलते हैं, फेज डायग्राम, ठीक है। इसी डायग्राम को अपन क्या कहते हैं, फेज डायग्राम। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन पोर्शन में थोड़ा सा जो लिखा हुआ है आपके पीपीटी में उसको पढ़ते हैं। बेसिक तो मैंने बता दिया, फिर आगे आप बेसिक में आपकी ये भी चीजें आएंगी कि एक्चुअली में प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, वो आप वैसे थर्मोडायनेमिक्स में, क्या सर थर्मोडायनेमिक्स में कोर्स में है प्योर सब्सटेंस डेफिनेशन, मेरे ख्याल से चैप्टर है पूरा। चलिए, प्योर सब्सटेंस जो है, प्योर सब्सटेंस में गिब्स फेज रूल आता है एक। तो गिब्स फेज रूल वो बताता है कि कितना मटेरियल का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए अपन को पहले प्योर सब्सटेंस पढ़ना पड़ेगा। प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे उसके बाद ही अपन गिब्स फेज रूल निकाल पाएंगे, जिससे अपन को गिब्स फेज रूल में बताना रहेगा कि कितने कंपोनेंट हैं, कितने उसमें है ना सर थर्मोडायनामिक्स में? है थर्मोडायनेमिक्स में। यस सर, हमारी बुक में तो दे रखा है। होगा, वो तो थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में होता है। वो बस सर बोल रहे हैं कि टॉपिक ही है कुछ छोटा सा, एक दिन का टॉपिक है, हो सकता है। अच्छा तो वो सर। भी सर भी बताएंगे आप लोगों को। मैं तो अपने मतलब मटेरियल साइंस लेवल पे जो भी आपको बताना होगा वो बताऊंगा। तो गिब्स फेज रूल जो आएगा आपको मटेरियल साइंस में भी आएगा। उसमें अपन को तीन पैरामीटर्स की जरूरत होती है। एक पैरामीटर आपका क्या होता है, एक पैरामीटर होता है फेज, दूसरा पैरामीटर होता है कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट, जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर 2 कंपोनेंट हो गए, ठीक है। और तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वो चीज आपको, ये इनिशियल स्टेज है फेज डायग्राम की। आपको फेज डायग्राम पता होना होता है कि एक ये मटेरियल कितनी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। वो प्रॉपर्टी आपको कैसे पता चलती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से पता चलती है। हाउ मेनी वेरिएबल्स रिक्वायर्ड फॉर डिफाइनिंग द मटेरियल, डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे मटेरियल साइंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे डिफाइन किया जाता है, ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन में डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। यस सर। मैन्युफैक्चरिंग में डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, और थर्मोडायनेमिक्स में अलग से डिफाइन किया जाता है। और यहाँ पे डिफाइन करने का तरीका ऐसा है, हाउ मेनी वेरिएबल्स रिक्वायर्ड फॉर how many variables required for defining the material, उसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो आगे चल के आएगा। अभी ये पहले अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट में चलते हैं, ये आगे चल के इनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, ये अपन पढ़ेंगे आगे चल के, पीपीटी में है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपन, पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में चलते हैं। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेज डायग्राम फॉर अलॉय। ये देखिए, मेनली अपन जो फेज डायग्राम पढ़ते हैं वो अलॉय के लिए ही पढ़ा जाता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस के लिए ज्यादातर नहीं पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं आपके उसमें क्या है, आपका सिंगल फेज डायग्राम दिखता है, तो उसको स्टडी करना ज्यादा जरूरी नहीं होता है। इसलिए अपन यहाँ पे इंक्लूड किया मैंने अलॉय को। अलॉय एंड दूसरा क्या होगा, इसमें एक और चीज को इंक्लूड कर सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं कंपोजिट मटेरियल्स। The phase diagram for alloy system is extremely important because there is a strong correlation between the microstructure and mechanical property. इस point की ये जो line है बहुत ज्यादा important है। क्यों, मैंने आपको यहाँ पे याद हो तो मैंने ये बोला कि पहले अपन क्या करते हैं, तीनों का अपन क्या करेंगे, माइक्रोस्ट्रक्चर लेंगे, उसके बाद तीनों की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज निकालेंगे। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमें मिली हैं उसको हमें एनालाइज करना है, तो वो कहाँ पे एनालाइज करेंगे, माइक्रोस्ट्रक्चर में उसको एनालिसिस किया जाता है। उस माइक्रोस्ट्रक्चर में एनालिसिस करके हम रिजल्ट को कंफर्म करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो फेज डायग्राम जो बताता है, उस फेज डायग्राम जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि जो there is a correlation between the microstructure and mechanical properties. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को कंफर्म करने के लिए हमें एनालिसिस करनी पड़ती है माइक्रोस्ट्रक्चर की। जैसे ही एनालिसिस माइक्रोस्ट्रक्चर की कर लेते हैं तो ये आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के रिजल्ट आपके कंफर्म हो जाते हैं। इसीलिए दोनों के बीच में कोरिलेशन है, और दोनों के बीच में कोरिलेशन को समझने के लिए आपको फेज डायग्राम का पता होना जरूरी है। And the development of the microstructure of an alloy is correlated with the characteristic of its phase diagram.
ठीक है, माइक्रोस्ट्रक्चर को पता करने के लिए किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, फेज डायग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। इन एडिशन फेज डायग्राम प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, कुछ और इंफॉर्मेशन आपको बताता है फेज डायग्राम, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट भी आपको फेज डायग्राम से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। कास्टिंग, कितने पे आपको टेम्परेचर पे आपको कास्टिंग करनी है मटेरियल की, ये इंफॉर्मेशन भी आपको फेज डायग्राम में मिलती है। क्रिस्टलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, किस फेज में हो रहा है, ये भी आपको इंफॉर्मेशन फेज डायग्राम में मिल जाएंगी। और बाकी भी अदर फिनोमिना है जिसमें आपको ट्रिपल टी डायग्राम भी आगे चल के आएगा। पहला फेज है आपका फेज डायग्राम, उसके बाद दूसरा फेज आएगा ट्रिपल टी डायग्राम। फाइनली आप ट्रिपल टी फेज डायग्राम और ट्रिपल टी डायग्राम ये दोनों अगर समझ गए तो आप उसमें उस पोजीशन पे आ जाओगे कि आप उस मटेरियल की कुछ भी प्रॉपर्टी निकालनी है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बेस मटेरियल है एल्यूमिनियम, जिसकी मेरे को स्ट्रेंथ बढ़ानी है, बढ़ानी है और हमें उसका बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है। और दूसरा मेरे को क्या करना है, जैसे कॉपर क्या करता है, कॉपर का काम क्या है, कोरोजन फ्री मटेरियल बनाने का काम होता है। तो आप लोगों को आगे चल के ये सब चीजें पता चल जाएंगी। ये कैसे पता चलेंगी आप लोगों को, जब आप लोग पूरी तरह से हर मटेरियल की प्रॉपर्टी जानने लगेंगे। ठीक है, मैं इसलिए ये बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ हर मटेरियल की कोई ना कोई प्रॉपर्टी। तो एल्यूमिनियम और कॉपर अलॉय क्यों बनाया जाता है, फॉर कोरोसिव फ्री मटेरियल, मतलब कोरोसिव रेजिस्टेंस मटेरियल बनाने के लिए एल्यूमिनियम कॉपर मटेरियल बनाया जाता है। अब अगर एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसमें क्रोमियम को मेरे को ऐड करना है। ठीक है, उसमें क्रोमियम को ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब मेरे को कौन सा अलॉय बनाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम कॉपर क्रोमियम अलॉय। अब ये बनाने के लिए कौन सा हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमें, तो ये हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो कितने टेम्परेचर पे अपन हीट करेंगे मटेरियल को, और उसके बाद कितने टाइम के लिए इस मटेरियल को आपको फर्नेस में रखना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रिपल टी डायग्राम एंड फेज डायग्राम में आपको पता चलेंगी। अब आप पूछेंगे कि सर टेम्परेचर कौन से डायग्राम में पता चलेगा और टाइम किस में पता चलेगा, तो मैं बता रहा हूँ। टेम्परेचर की जो इंफॉर्मेशन मिलेगी फेज डायग्राम में मिलेगी। टेम्परेचर एंड कंपोजिशन की जो इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको कहाँ पे मिलेगी, फेज डायग्राम में मिलेगी। और जो टाइम है, कितने 2 घंटे के लिए रखना है, 3 घंटे के लिए रखना है, 4 घंटे के लिए रखना है, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी आपको, ट्रिपल टी डायग्राम को बोला जाता है टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोला गया, क्योंकि हमने हीट ट्रीटमेंट करके मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, क्लियरली समझ में आया। अब थोड़ा सा अपन फेजेस की, और जो बेसिक जो आप लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा आपको वो भी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे फेज होता है सॉलिड लिक्विड गैस, पर उसमें मेन आपको फोकस करना है किस पे, सॉलिड वाले पोर्शन में। सॉलिड में नंबर ऑफ फेजेस पॉसिबल है, डिपेंड करता है कंपोनेंट पे कि कितने कंपोनेंट आपके हैं उस सॉलिड फेज में। ठीक है, जरूरी नहीं है। देखिए, आपको इतना तो आप समझते हैं कि जैसे आपका 2 मटेरियल, जैसे आइस और वाटर को ऐड करते हैं तो आपका सॉल्यूशन मिलता है उसमें, है ना, सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं। जैसे कि अपन पानी में शक्कर को मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल है। ऐसे ही सॉलिड में भी पॉसिबल है, जो आप अलॉय में देखते हैं। कुछ अलॉयज ऐसे होते हैं, बहुत सारे अलॉयज ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, फिर भी वो सॉल्युबल होते हैं, कि नहीं। अपन ने अभी क्या किया, एल्यूमिनियम और कॉपर को क्या किया है, अपन ने अलॉय बनाया है, लिक्विड बना के उसको फाइनली इसको सॉलिड फेज में कन्वर्ट किया है। मतलब ये दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल है, सॉलिड में भी सॉल्युबल है, लिक्विड में तो अपन जानते ही हैं सॉल्युबल होते हैं, पर सॉलिड में भी मटेरियल सॉल्युबल होते हैं। ऐसा मटेरियल बन जाने के बाद अपन को बिल्कुल एक मटेरियल दिखता है। एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय जब बनाओगे तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि ये प्योर एल्यूमिनियम है कि एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय है। ये तब पता चलेगा जब आप माइक्रोस्ट्रक्चर देखेंगे और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज निकालेंगे। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ 2 or more phases may permit interaction between different phases.
and the result in the property usually are different from the property of the individual phases. जैसे ये चीज बताई, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी अलग है, एल्यूमिनियम कॉपर की प्रॉपर्टी अलग होती है। मतलब जो पहले प्योर एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है वो डिफर करती हैं किससे, एल्यूमिनियम और कॉपर वाला के। अगर नंबर ऑफ फेजेस को मिला के अगर एक मिक्सचर तैयार करते हैं हम, तो मटेरियल की जो इस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल चेंज हो जाती है इस मटेरियल से, इंडिविजुअल मटेरियल से। ठीक है, मतलब इसमें कुछ प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की रहेंगी, कुछ कॉपर की रहेंगी। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि प्योर एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी इसमें रहेंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, यूजुअली टर्म यूज किया गया है। यूजुअली, इस टर्म को अच्छे से सोचें कि भाई यहाँ पे यूजुअली क्यों लिखा गया है। डिफरेंट कंपोनेंट कैन कंबाइन इनटू अ सिंगल मटेरियल बाय मींस ऑफ सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर। अपन दो कंपोनेंट का या दो से ज्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, या तो सॉल्यूशन से या तो मिक्सचर करके बना सकते हैं। सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है या तो लिक्विड या तो सॉलिड। सॉल्यूशन का मतलब होता है या तो लिक्विड या तो सॉलिड। जैसे कि आप बात करें, जैसे पानी में शक्कर मिला दिया आप, वो क्या कहलाएगा, आपको सॉल्यूशन कहलाएगा। उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक फेज, द सॉल्यूशन इज अ फेज, सॉल्यूशन इज अ फेज विथ मोर देन वन कंपोनेंट। अगर दो कंपोनेंट को ऐड करते हैं, जैसे पानी और शक्कर को ऐड करते हैं, पानी और शक्कर को ऐड करते हैं, तो फाइनली हमें क्या मिलता है, लिक्विड मिलता है। फाइनली एक फेज मिलता है, लिक्विड मिलता है। तो सॉल्यूशन इज अ फेज। सॉल्यूशन क्या होता है, वो एक फेज होता है जो नंबर ऑफ एक से ज्यादा कंपोनेंट से मिलके बनता है। और मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज अ मटेरियल। मिक्सचर क्या होता है, मटेरियल। जो ये मटेरियल आप देख रहे हो, ये मटेरियल, मिक्सचर इज अ मटेरियल विथ मोर देन वन फेज। इसमें फेजेस कितने हैं, 3 फेज दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। एक तो ये खाली आपको दिख रहा है, दूसरा ये रेड वाला दिख रहा है, एक ब्लैक वाला। 3 फेज आपको दिख रहे हैं। है समझ में? मैं अगर ये पहले नहीं बताता आपको, तो ये लाइन बिल्कुल समझ में नहीं आती आपको मिक्सचर की। अब आपको समझ में आ रही होगी मिक्सचर को क्या बोलते हैं। मिक्सचर एक्चुअली क्या है, मिक्सचर इज अ मटेरियल विथ मोर देन वन फेज, और सॉल्यूशन इज अ वन फेज विथ मोर देन वन कंपोनेंट। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। सॉल्यूट डज नॉट चेंज द स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, आप सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। तो सॉल्यूट आपका जो स्ट्रक्चरल पैटर्न को चेंज नहीं कर सकता है। एंड द कंपोजिशन ऑफ एनी सॉल्यूशन कैन बी वेरिड। कंपोजिशन चेंज हो सकता है किसी का भी, बिल्कुल चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सारे मटेरियल आपके होमोजीनियस मटेरियल हो। कुछ मटेरियल आपके हेटेरोजीनियस मटेरियल भी होते हैं। तो जैसे प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं आपके, होमोजीनियस मटेरियल्स होते हैं ना। तो हेटेरोजीनियस मटेरियल्स भी पॉसिबल है। तो जरूरी नहीं है सबका कंपोजिशन आपका सेम हो, वो वेरी भी करते हैं। इन मिक्सचर्स, अब मिक्सचर्स की बात करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान सॉलिड की ओर जाना चाहिए जब भी मिक्सचर की बात करें। तो in mixture there are different phases, each with its own atomic arrangement, and it is possible to have mixture of two different solutions. It is possible to have mixture of two different solutions. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कि जो आप देखिए यहाँ पे जैसे बात करके, अब जैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक अरेंजमेंट दूसरा होता है, कॉपर का एटॉमिक अरेंजमेंट दूसरा होता है। बेटा 1 मिनट पढ़ा है, अटेंडेंस लगा लीजिए। मैं भूल गया आपको बोलना, अटेंडेंस लगा लीजिए सभी लोग। पहले सभी अटेंडेंस लगा लीजिए। लग गया सबका अटेंडेंस? उम्मीद करता हूँ सबकी अटेंडेंस हो गई होगी। सो मिक्सचर में दो डिफरेंट फेजेस होते हैं। बेटा मेरे को थोड़ा सा और पढ़ाना है, तो आपको फिर से ज्वाइन करना है कि चलो कल ही पढ़ाएंगे अब अपन। ठीक है, कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।